प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कि नव प्रवर्तक शासक माना जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि वह एक विलक्षण प्रतिभा का शासक था, जिसने जनहित व राज्य की समृद्धि के लिए कई नई योजनाएं बनाई, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में 5 नवीन योजनाएं बनाई। ये 5 नवीन योजनाएं थी दोआबा में राजस्व की वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान व कराचिल अभियान। ये जो 5 योजनाएं हैं, अगर हम इनको विस्तार से देखें या इनको समझने की कोशिश करें, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनाई गई ये योजनाएं उस समय अत्यंत आवश्यक थी। यानी राज्य की, शासन की, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए, उन समय की परिस्थितियों को देखते हुए उस व्यक्ति के द्वारा, उस सुल्तान के द्वारा ये नई योजनाएं बनाई गई। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की इन योजनाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, किंतु इनका क्रियान्वयन करने का तरीका गलत था। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक की इन योजनाओं को हम 2 भागों में बांटते हैं कि एक तो उसके द्वारा नए प्रयोग किए गए और दूसरा कहा जाता है कि उसकी नई योजनाएं असफल हो गईं, जिसकी वजह से उसके शासन में लोग उसके खिलाफ हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोआबा में राज्य वृद्धि की। शासन को संचालित करने के लिए राजस्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। यदि राजकोष भरा रहेगा, यदि राजकीय आय बढ़ी रहेगी, तो शासन को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है, साम्राज्य का विस्तार किया जा सकता है और प्रजा का हित देखा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ही वह शासक था जिसने कि भू राजस्व के ऊपर ध्यान दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले भूमि को देखा कि भूमि के कई प्रकार हैं। कुछ भूमि ऐसी है जो सिंचित, मोटे तौर पर देखी जाए तो 2 प्रकार की भूमि है, सिंचित भूमि और असिंचित भूमि। सिंचित भूमि में भी नदियों के किनारे वाली भूमि और दूसरी कुओं, तालाबों आदि से सिंचित भूमि। जो नदियों के किनारे वाली भूमि है, नदियों के कछार वाली भूमि है, वो बहुत अधिक उपजाऊ है बनिस्बत की कुओं व तालाबों से सिंचित होने वाले क्षेत्र की। इसके अलावा नहरों से सिंचित होने वाली भूमि और बरसात पर निर्भर भूमि। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले भूमि देखी, उसके बाद सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार किया और सूबेदारों को इन रजिस्टर को तैयार करने के लिए आदेश दे दिए। उसके बाद उसने ये देखा कि सूबों से जो आय आ रही है, उसमें जो भू राजस्व प्राप्त हो रहा है, उस भू राजस्व में दोआबा के क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर 2 नदियाँ हैं और 2 नदियों के कारण भूमि सर्वाधिक उपजाऊ है, वहाँ से भी उतना ही कर प्राप्त हो रहा है जितना कि वर्षा पर आधारित कृषि से कर लिया जा रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये देखा कि जहाँ उपज कम है वहाँ कर कम होना चाहिए और जहाँ उपज ज़्यादा है, सभी उपज हो रही हैं, वहाँ से भू राजस्व या कर ज़्यादा वसूल किया जाना चाहिए। अब इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के कार्यों के निरीक्षण के लिए शताधिकारी नामक नए पदाधिकारी की नियुक्ति की, जो 100 गांवों से लगान वसूलने वाले अधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने
सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवाने मुस्तखराज नियुक्त किया, यानी कि लगान की बकाया राशि वसूल करने वाला अधिकारी। अब उसने सबसे राजस्व संबंधी सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया कि दोआबा के क्षेत्र में कर की वृद्धि की। दोआबा उपजाऊ प्रदेश था। दोआबा यानी जहाँ दो आब हैं, दो नदियाँ हैं, गंगा और यमुना का क्षेत्र। इसलिए सुल्तान ने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना बनाई। प्रचलित लगान में 1/10 से 1/20 तक की वृद्धि की गई और इसके अतिरिक्त नए कर आबताब भी लगाए गए। चराई कर और गड़ी कर को भी सख्ती से वसूल किया गया। खेती की उपज का आकलन वास्तविक उपज के आधार पर नहीं बल्कि मानक उपज के आधार पर किया जाता था। यानी जब फसल उगाई जाती थी तो उसमें जब फसल अपने प्रारंभिक अवस्था में होती थी तो यह मान लिया जाता था कि इस खेत से इतनी उपज प्राप्त होगी, स्टैंडर्ड मान लिया जाता था। अब वो अकाल की वजह से, अनावृष्टि की वजह से या अतिवृष्टि की वजह से कम हुई या ज़्यादा हुई, इस वास्तविक उपज के ऊपर कर नहीं लगता था, बल्कि जो प्रस्तावित उपज होती थी या जो माना जाता था कि इतनी उपज होगी, उसके ऊपर कर लिया जाता था। इसके अतिरिक्त राज्य के हिस्से को नकद में रूपांतरित करते समय वास्तविक मूल्य को नहीं बल्कि सरकार द्वारा निश्चित दरों को ध्यान में रखा जाता था। यानी जो वास्तविक मूल्य मिल रहा है उस पर नहीं बल्कि सरकार ने जो दर निश्चित कर दी है उसके हिसाब से कर मिलता था। नीति में कोई कमी नहीं थी। योजना बिल्कुल सही थी कि जहाँ उपज ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा कर लिया जा सकता है और जहाँ उपज कम है वहाँ से कर कम लिया जाना चाहिए। किंतु दुर्भाग्य से 1934-35 के आसपास दोआबा के क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा जो लगातार 7 वर्ष चला, जिसके कारण जो कर वृद्धि की गई थी और जो कृषि संबंधी सुधार किए गए थे वे कृषकों पर अत्यंत भारी रहे। वह उनसे किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई। किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ा क्योंकि भूराजस्व अधिकारियों ने अकाल को देखा नहीं, अकाल का आकलन नहीं किया और निर्दयता से उतनी ही रकम वसूल की जो कि निर्धारित की गई। इस अत्याचार से घबराकर किसानों ने अपनी खेती में आग लगा दी और खेतों को खेती करना ही छोड़ दिया। जब किसानों ने आग लगा दी, खेती करनी छोड़ दी तो जमींदार कहाँ से लगान वसूल करेगा? और जब लगान नहीं वसूल कर पाएगा तो फिर जमींदार लगान कहाँ से चुकाएगा? शक्तिशाली जमींदारों ने लगान देने से इनकार कर दिया और गुस्से में आकर किसानों ने राजस्व अधिकारियों व सैनिकों की हत्या कर दी, जिसकी वजह से संपूर्ण दोआबा क्षेत्र में विद्रोह फैल गया और सुल्तान ने बहुत ही कठोरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया। उस समय कहा जाता है कि इस विद्रोह के दमन में हजारों किसान मारे गए और जब उन्होंने बचने का प्रयास किया तो सुल्तान ने विभिन्न स्थानों पर आक्रमण किया और जंगली जानवरों की भांति किसानों और लोगों का शिकार किया। योजना गलत नहीं थी लेकिन योजना का क्रियान्वयन गलत हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक को देखना चाहिए था कि यदि अकाल पड़ा है, दुर्भिक्ष पड़ा है और वो भी 1-2 नहीं पूरे 7 साल तक चला है तो उसे अपनी इस योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए था और फिर जब पुनः अच्छी फसल होती तब इस योजना को लागू करना चाहिए था। दूसरी योजना थी उसकी राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने यह देखा कि उसके पूर्ववर्ती शासकों के समय में लगातार दिल्ली के आसपास तक मंगोलों व विदेशी
आक्रांताओं के आक्रमण होते रहे थे और उसकी वजह से शासकों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण में शासन की स्थापना हो चुकी थी और दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण स्थापित करना संभव नहीं था। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजनीतिक कारणों को देखते हुए, सामरिक महत्व को देखते हुए तथा पूरे शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से 1326-27 में राजधानी परिवर्तन का निर्णय लेते हुए राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, जिसको कि दौलताबाद भी कहा जाता है, में परिवर्तित करने का निर्णय लिया और इस नगर का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा गया। इससे पूर्व कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने यानी कुतुबुद्दीन खिलजी ने भी देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था और यहाँ पर टकसाल भी स्थापित की थी। राजधानी परिवर्तन करना गलत नहीं था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः एक गलती दोहराई कि उसने राजधानी परिवर्तन के लिए कोई योजनाबद्ध चरणबद्ध नीति को नहीं अपनाया। पहले दौलताबाद को, या जिसे कुतुबुल इस्लाम कहा गया, उसको विकसित किया जाता और दिल्ली से धीरे धीरे करके एक एक प्रशासनिक ऑफिस को, दफ्तर को वहाँ पर स्थानांतरित या शिफ्ट किया जाता, तो शायद राजधानी परिवर्तन सुचारू रूप से होता और आसानी से हो जाता और प्रशासनिक दुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको सोचा, इस पर विचार किया और एक दिन आदेश जारी कर दिया कि दिल्ली के सभी लोग, सभी नागरिक, सभी दफ्तर कहाँ पर शिफ्ट किए जा रहे हैं? दौलताबाद शिफ्ट किए जा रहे हैं और सभी लोगों को ज़बरदस्ती दिल्ली से दौलताबाद ले जाया गया। इब्न बतूता ने इसका एक बड़ा ही रोचक विवरण दिया कि एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति था, दोनों को भी घसीट करके ले जाया गया दौलताबाद और जब ये लोग दौलताबाद ने घसीट कर ले जाया गया और पत्थर फेंकने के यंत्र के द्वारा इनको वहाँ पर ले जाया गया। इतने क्रूर व निर्मम तरीके से राजधानी परिवर्तन किया गया, दिल्ली को बिल्कुल उजाड़ दिया गया। यहाँ तक यह कहा जाता है कि दिल्ली की इमारतों, महलों और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली कुत्ता तक भी नहीं बचा। राजधानी परिवर्तन का कारण क्या बताया गया? राजधानी परिवर्तन का कारण यह कहा गया कि वह उत्तरी और दक्षिणी भारत के मध्य प्रशासनिक व सांस्कृतिक एकता स्थापित करना चाहता है। दिल्ली को बाहरी भारत की राजधानी को बाहरी आक्रमणों से बचाना चाहता है और इसीलिए वह दौलताबाद को राजधानी बनाना चाहता था। किंतु राजधानी परिवर्तन के परिणाम अत्यंत ही शोचनीय रहे। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना भी पूरी तरह से विफल हुई। 1334-35 में माबर यानी तमिलनाडु, आज का तमिलनाडु में भयंकर विद्रोह हुआ और उसे विद्रोह को दबाने के लिए माबर की ओर जाना पड़ा। बीदर पहुंचने पर प्लेग की महामारी फैल गई, जिससे सुल्तान के कई सैनिक मारे गए। स्वयं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया और दौलताबाद वापस आ गया और सुल्तान की मृत्यु की अफवाह फैल गई, जिसका फ़ायदा उठाकर दक्षिण के प्रमुख राज्य माबर, द्वार समुद्र और वारंगल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। इन परिस्थितियों को देखते हुए
सुल्तान ने पुनः एक आदेश निकाला कि जनता पुनः दिल्ली जाएगी और देश की राजधानी पुनः दिल्ली बनाई जाएगी। 1335 में बचे खुचे लोग पुनः दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का एक दूरगामी परिणाम यह निकला कि दौलताबाद में बहुत सारे सूफ़ी और उलेमा रुक गए, जिसके कारण दौलताबाद इस्लामी शिक्षा व ज्ञान का केंद्र बना, जिससे बहमनी साम्राज्य लाभान्वित हुआ। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे, जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन के दौरान दौलताबाद जाने के लिए विवश किया था। उन्होंने दौलताबाद को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया।